हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 9 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये किस डेट को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया गया। पर्पस क्या है? वुमेन्स की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स जो हैं उनको सेलिब्रेट करना। तो याद रखिएगा, हर वर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? थीम है वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। क्या है थीम? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। देखिए, 1975 में इंटरनेशनल वुमेन डे की शुरुआत हुई थी। बाद में 1977 में ऑफिशियल तौर पर इसको यूनाइटेड नेशन द्वारा अनाउंस कर दिया गया कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन की बात आई है तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है इसका और वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएन के? एंटोनियो गुतेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफओ बोर्ड द्वारा फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या रखा गया है? तो रिसेंटली ईपीएफओ बोर्ड की मीटिंग हुई थी, 228th मीटिंग हुई थी। उसमें कहा गया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 समाप्त हो रहा है 31 मार्च को, उसके लिए ईपीएफओ डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट रहेगा 8.5%। कितना रहेगा? 8.5%। इसका मतलब उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले वर्ष भी यही इंटरेस्ट रेट था और इस बार भी यही इंटरेस्ट रेट है। याद रखिएगा, जो ईपीएफओ के बोर्ड की मीटिंग हुई थी, ये कह सकते हैं आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जिसके हेड होते हैं हमेशा लेबर मिनिस्टर। इसमें कौन है? संतोष कुमार गंगवार। उनकी अध्यक्षता में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 228वीं मीटिंग हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया कि जो पीएफ डिपॉजिट होता है उस पर इंटरेस्ट रेट 8.5% रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। ईपीएफओ की स्थापना 1952 के ईपीएफओ एक्ट के तहत की गई थी। इसका मतलब ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और सीईओ कौन है? सुनील बर्थवाल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट रिसेंटली फ्रीडम हाउस ने जारी की है। आपको बताना है इस बार इंडिया का स्कोर क्या है। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में इंडिया का स्कोर है 71। क्या है? 71। ये देख लीजिए, फ्रीडम हाउस द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इंडिया को पार्शली फ्री कंट्री बनाया गया है या फिर बोला गया है। देखिए, पहले इंडिया फ्री कंट्री के तौर पर जाना जाता था इस रिपोर्ट के अनुसार। अब इसको डाउनग्रेड कर दिया गया है और इंडिया को अब पार्शली फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है। 2018, 19, 2020 इन सभी रिपोर्ट्स में इंडिया को फ्री कंट्री के तौर पर दिखाया गया था इस फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में। लेकिन इंडिया का स्कोर भी ड्रॉप कर दिया गया, जो कि पहले 77 था, वो है 71 और इंडिया को फ्री कंट्री से अब पार्शली फ्री कंट्री के तौर पर जाना जाएगा। फ्रीडम हाउस ने जो रिपोर्ट जारी की है उसका टाइटल क्या है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज। तो ये है इस रिपोर्ट का टाइटल। 1973 से ये रिपोर्ट जारी की जा रही है। कंट्री को स्कोर करता है 3 कैटेगरीज में, यानी फ्री, पार्शली फ्री और नॉट फ्री। इंडिया कौन सी कैटेगरी में आ गई है? पार्शली फ्री। स्कोर है 70। याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर का कौन सा एडिशन इनॉग्रेट किया गया? तो विश्व पुस्तक मेला, इसका रिसेंटली 29वां एडिशन न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा न्यू दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वर्ल्ड बुक फेयर का 29वां एडिशन इनॉग्रेट किया गया। ये देख लीजिए, 29वां एडिशन है। प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज किया जाता है। कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, इसलिए वर्चुअल तरीके से इसको इनॉग्रेट किया गया है। पहली बार वर्चुअल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वरना हर बार तो फिजिकल तरीके से ऑर्गेनाइज ही किया जाता था। इस बार थीम क्या है वर्ल्ड बुक फेयर का? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अजीब सा थीम है, तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने 29वां एडिशन इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड बुक फेयर का। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इसको ऑर्गेनाइज करता है। बात करें नेशनल बुक ट्रस्ट की तो 1 अगस्त 1957 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रेसिडेंट कौन है? गोविंद प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक भारत कॉन्क्लेव 2021 रिसेंटली इसका इनॉग्रेल सेशन किसने एड्रेस किया है? तो टेक भारत कॉन्क्लेव 2021 इसका इनॉग्रेल सेशन है एड्रेस किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने टेक भारत 2021 कॉन्क्लेव रिसेंटली इसको जो इनॉग्रेल सेशन था उसको एड्रेस किया। टेक भारत कॉन्क्लेव 2021 इसको ऑर्गेनाइज किया है लघु उद्योग भारती ने आईएमएस फाउंडेशन के साथ मिलकर। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं टेक भारत कॉन्क्लेव इसका कौन सा एडिशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया? तो 2nd एडिशन इससे रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने।
हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी या फिर स्टार्टअप्स थे उन्होंने मोस्टली पार्टिसिपेट किया है इस टेक भारत कॉन्क्लेव में, याद रखिएगा। किसने इनॉग्रेट किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, सेकंड एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन औषधि दिवस या फिर जेनेरिक मेडिसिन डे, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो जन औषधि दिवस हर वर्ष 7 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 7 मार्च। ये देख लीजिए, हर वर्ष की तरह इस बार भी 7 मार्च को जन औषधि दिवस यानी जेनेरिक मेडिसिन डे ऑब्जर्व किया गया। आपको पता ही है इस दौरान पीएम मोदी ने 7500वां यानी कि 7500वां जन औषधि केंद्र देश को समर्पित किया। तो ये भी आपसे एग्जाम पर पूछ सकते हैं कि जन औषधि दिवस वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा जन औषधि केंद्र देश को समर्पित किया? तो 7500वां, याद रखिएगा। 1 से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि वीक के तौर पर मनाया गया और इस जन औषधि वीक का थीम क्या था? जन औषधि सेवा भी रोजगार भी, याद रखिएगा, जन औषधि सेवा भी रोजगार भी। जब ये लगभग 6 वर्ष पहले की बात करें तो इंडिया में मोस्टली 100 जन औषधि सेंटर भी नहीं थे, लेकिन जब से ये जन औषधि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया इंडिया में तब से लेकर आप तक 7500 बन चुके हैं। रिसेंटली देश को समर्पित किया गया है, यानी 10,000 सेंटर बन जाने वाले हैं जन औषधि केंद्र पिछले 6 वर्षों में, इतना याद रखिएगा। उसके अलावा ये जन औषधि केंद्र से फायदा क्या हो रहा है कि लगभग 3600 रुपए पर ईयर पर फैमिली के बच रहे हैं इन मेडिसिन पे खर्चे से। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनकी बड़ी हेल्प हो रही है। नेक्स्ट, इंडिया की बिगेस्ट किडनी डायलिसिस फैसिलिटी रिसेंटली कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? तो इंडिया की बिगेस्ट किडनी डायलिसिस फैसिलिटी को न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। देख लीजिए, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा लॉन्च की गई है इंडिया की बिगेस्ट किडनी डायलिसिस फैसिलिटी। कहाँ पे? गुरुद्वारा बंगला साहिब कॉम्प्लेक्स में। दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब कॉम्प्लेक्स है, उसी पर यानी उसी में इंडिया की बिगेस्ट किडनी डायलिसिस फैसिलिटी को लॉन्च किया है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने। खास बात क्या है? देखिए, एक दिन में 500 पेशेंट का डायलिसिस यहाँ पे हो सकता है। डायलिसिस क्या होता है? ब्लड का आपको पता ही है, उसको फिल्टर किया जाता है और प्योरीफाई किया जाता है ब्लड को। तो इंडिया की लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट किडनी डायलिसिस फैसिलिटी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है या फिर लॉन्च की गई है? न्यू दिल्ली में। सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ये टोटली फ्री है, यानी डायलिसिस में आपके काफ़ी ज़्यादा रुपये लगते हैं, हर वर्ष 20 से लेकर 25,000 तक लग जाते हैं। इसमें यहाँ पे कोई पेमेंट काउंटर ही नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डायलिसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रोम यानी इटली की कैपिटल रोम में मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज ऑर्गेनाइज की गई है। रेसलिंग की चैंपियनशिप है। आपको बताना है मेंस की 65 केजी कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो मेंस की 65 केजी कैटेगरी में बजरंग पुनिया ने, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। देख लीजिए, ये हैं बजरंग पुनिया। इन्होंने इटली में जो ऑर्गेनाइज हुई है मैटियो पेलिकन रैंकिंग सीरीज, इसमें गोल्ड मेडल जीता है 65 केजी कैटेगरी में। बजरंग पुनिया ने किसको हराया है? तो मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को हरा दिया है, याद रखिएगा। लगातार दूसरी बार बजरंग पुनिया द्वारा इस सीरीज में गोल्ड मेडल जीता गया है। लास्ट ईयर भी बजरंग पुनिया ने इसी रोम यानी इटली में मैटियो पेलिकन रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता था। तब यूएस के पर्सन को हराया था और इस बार मंगोलिया के पर्सन को हराया है। ये हैं बजरंग पुनिया। ये जो सीरीज है मैटियो पेलिकन रैंकिंग सीरीज, इसको ऑर्गेनाइज करता है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जिसकी स्थापना हुई थी 1912 में। हेडक्वार्टर आप पढ़ लीजिएगा, स्विट्जरलैंड के ये कॉर्सायर में है। ऑपरेशन कौन है? निनांड लेलोविक। नया क्वेश्चन है, 2021 में कितने स्कॉलर्स को इंडियन साइंस रिसर्च फेलोशिप प्रदान की गई है? 2021 में 40 विद्वानों को इंडियन साइंस रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड की गई है। ये जो 40 स्कॉलर हैं आपके 6 डिफरेंट कंट्रीज हैं, इनको 2021 में इंडियन साइंस रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड की गई है। तो ये देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ये ISRF प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इतनी सारी कंट्रीज के लिए, यानी सार्क मेंबर्स के लिए। तो इस बार 2021 में सार्क कंट्रीज के 40 मेंबर्स को इंडियन साइंस रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड की गई है। ये जो साइंस रिसर्च फेलोशिप है ये 2015 में लॉन्च की गई थी। अभी तक 128 फेलोज यानी डिफरेंट कंट्रीज के 128 मेंबर्स को ये फेलोशिप प्रोवाइड की जा चुकी है। पर्पज है क्वालिटी रिसर्च को बढ़ावा देना, और इसके लिए 2015 से लेकर 2019 के बीच में कई सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं इन 128 फेलोज द्वारा। तो रिसेंटली ISRF 2021 40 स्कॉलर्स को दी गई है जो कि 6 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक कार्ड को डेवलप करने के लिए सैमसंग कार्ड द्वारा रिसेंटली किसके साथ एक MOU साइन किया गया है? तो सैमसंग कार्ड ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है एक बायोमेट्रिक कार्ड डेवलप करने के लिए। ये देख लीजिए, मास्टर कार्ड और सैमसंग कार्ड दोनों ने आपस में एक MOU साइन किया है ताकि फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से बायोमेट्रिक कार्ड को डेवलप किया सके। आपको पता है सैमसंग के मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, पहले से यहाँ पे कार्ड प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब बायोमेट्रिक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा
फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से, जिसके लिए सैमसंग कार्ड ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। सैमसंग की बात करें तो 1938 में स्थापना हुई इसकी, हेडक्वार्टर है सियोल साउथ कोरिया में, और चेयरमैन कौन है, ली जाए योंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रिसेंटली मैत्री सेतु इनॉग्रेट किया गया है। आपको बताना है इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये मैत्री सेतु कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये मैत्री सेतु बनाया गया है। ये देख लीजिए, रिसेंटली पीएम मोदी द्वारा मैत्री सेतु का इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में है। ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री है वहीं पर स्थित है, फेनी रिवर पर। याद रखिएगा, फेनी रिवर पर स्थित है मैत्री सेतु। 1.9 किलोमीटर की लेंथ है, और सबरूम को जो है बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। त्रिपुरा में सबरूम करके एक प्लेस है, वहां पर बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। ये है आपका त्रिपुरा, और यहाँ से जाते ही ये फेनी रिवर पर ब्रिज है आपका मैत्री ब्रिज। ये देख लीजिए 80 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कम हो जाएगी अगर ये बन जाएगा। चिट्टागोंग पोर्ट के लिए जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका कैपिटल है, करेंसी क्या है, टका। पीएम कौन है, शेख हसीना। प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद। बांग्लादेश इसलिए भी चर्चा में था कि बांग्लादेश का फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ प्रेजेंटर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो तसनुआ आनंद शेशेर, या बांग्लादेश की फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ प्रेजेंटर अपॉइंट हुए हैं। और अब मैत्री ब्रिज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने, जो कि त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है। 1.9 किलोमीटर लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में सेरिकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किस मिनिस्ट्री के साथ एक एमओयू साइन किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया में सेरिकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। देख लीजिए, ये और ये दो मिनिस्ट्रीज यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल, इन दोनों ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया में सेरिकल्चर एक्टिविटीज़ को बेहतर करने के लिए। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र आपको पता ही है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के कई सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं इंडिया में, उन्हीं की मदद से ये सेरिकल्चर एक्टिविटीज़ को बेहतर किया जाएगा और सिल्क फार्मर्स की लाइवलीहुड कंडीशन को और इम्प्रूव किया जाएगा। सेरिकल्चर आपको पता ही है कि सिल्क फार्मिंग को ही सेरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो सेरिकल्चर के लिए दो मिनिस्ट्रीज ने एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में फर्स्ट एवर वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है किस इंडियन स्टेट या फिर यूटी में। तो इंडिया में फर्स्ट एवर वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। देख लीजिए, जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर फर्स्ट एवर एक एडवेंचरस स्पोर्ट लॉन्च किया गया है, वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल। देखिए, चेनाब में ही ये ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया का फर्स्ट एवर वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल। तो एडवेंचरस स्पोर्ट होते हैं राफ्टिंग फेस्टिवल के दौरान, लेकिन यहाँ पे कई सारी स्पोर्ट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, साथ ही साथ डांस परफॉर्मेंस को भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इंडिया का फर्स्ट एवर वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में चिनाब में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है बीडीए के साथ मिलकर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया था। जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले ही एक कंचौत फेस्टिवल भी मनाया गया है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क रिसेंटली किस इंडियन स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं है, वर्ल्ड का भी पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है, जिसको तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसने, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ये देख लीजिए, जो साइबराबाद पुलिस है यानी हैदराबाद पुलिस की जो साइबराबाद पुलिस है, उसने इंडिया का फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर, हैदराबाद के गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में। तो याद रखिएगा, तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा इंडिया का फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया गया है। ये वर्ल्ड का भी पहला इस तरह का कम्युनिटी डेस्क है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। कुछ समय पहले यानी 2014 में आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को थर्ड जेंडर की मान्यता दे दी गई थी। इससे पहले मेल एंड फीमेल थे, अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी हो गए। तो कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। तो इंडिया का फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तेलंगाना। ये मैप में देख लीजिए, तेलंगाना। कैपिटल क्या है इसकी, हैदराबाद, जो कि 2024 तक आंध्र प्रदेश की भी जॉइंट कैपिटल है। बात करें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की तो के चंद्रशेखर राव जी हैं। गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। जो तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन, इनको इस समय पुदुचेरी का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि किरण बेदी को वहाँ के एलजी पद से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के किस शहर में रिसेंटली गुड़ महोत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इंडिया के लखनऊ में गुड़ महोत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यूपी गवर्नमेंट द्वारा लखनऊ में गुड़ महोत्सव लॉन्च किया गया है 6 मार्च को। पर्पस क्या है, जो गुड़ की वैरायटीज़ होती हैं उनको प्रमोट करना, या फिर रॉ गुड़ जो होता है जिसको आप जैगरी या फिर खांड कहते हैं हिंदी में, उसको प्रमोट करना। यूपी गवर्नमेंट के आयुष डिपार्टमेंट द्वारा ये गुड़ महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पर्पज़ है मुजफ्फरनगर और अयोध्या जैसी डिस्ट्रिक्ट्स में
जो गुड़ प्रोड्यूसर यानी उत्पादक डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी वैरायटीज़ को प्रमोट करना। किसानों की इनकम भी अच्छी हो जाएगी अगर गुड़ महोत्सव को ढंग से मनाया जाए तो यूपी के लखनऊ में गुड़ महोत्सव मनाया गया है। यूपी की बात करें तो सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कहाँ बनी थी? यूपी में ही बनी थी, सुचेता कृपलानी जी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में ही बनी थी। और यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक द्वारा रिसेंटली किस अफ्रीकन बैंक के लिए $10.40 मिलियन का लोन डील साइन किया गया है? तो एक्सिम बैंक ने इस्वातिनी के साथ $10.40 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है, यानी 75.99 करोड़। ये देख लीजिए, इस्वातिनी जिसको स्वाजीलैंड के नाम से भी जानते हैं, एक्सिम बैंक द्वारा रिसेंटली इसके साथ $10.40 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया गया है। ये 10.40 मिलाकर अब तक लगभग इस्वातिनी के साथ $68.30 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया जा चुका है एक्सिस बैंक द्वारा। याद रखिएगा, एक्सिम बैंक ने इस्वातिनी के साथ 10.40 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है। एक्सिम बैंक अब तक 270 लाइन ऑफ क्रेडिट जो है एग्रीमेंट कर चुका है, जो कि 62 कंट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। कितना फंड? $26.7 बिलियन। तो एक्सिम बैंक के 270 लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट हैं, जिसके तहत 62 कंट्रीज को 26.75 बिलियन डॉलर प्रोवाइड किया गया है। इस्वातिनी की बात करें तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, कैपिटल क्या है? मोजाम्बिक। ये लगभग साउथ अफ्रीका से ही घिरा हुआ है, लेकिन एक तरफ ये टच करता है किसी और कंट्री से थोड़ा सा, मोजाम्बिक से। कैपिटल क्या है इसकी? मोजाम्बिक। करेंसी क्या है? स्वाजी लिलांगेनी। और किंग कौन है? मस्वाती थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने रिसेंटली फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फुलफिल न करने का कारण किस इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस सब ब्रोकर के तौर पर कैंसिल कर दिया है? तो सेबी ने सहारा का जो सब ब्रोकर साइटिंग लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया है फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया कंप्लीट न करने के कारण। 2018 में जो ये सेबी है, इसने इंक्वायरी की सहारा इंडिया फिनेंशियल के खिलाफ, जो कि वायलेट करता है इंटरमीडिएट रेगुलेशन को। आपको पता ही है, सहारा को जेल में डाल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उसके दो फर्म ने, यानी सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों ने गैर जायज़ तरीके से लोगों से पैसा कलेक्ट किया था और बाद में वो पता नहीं कहाँ चला गया पैसा। 14,000 करोड़ लगभग फंड है ये। तो उसको देखते हुए सेबी ने रिसेंटली सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन के कई सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए। लगभग 2 ये एंटिटीज़ हैं, उनको याद रखिएगा। सेबी की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना तो हो गई थी, लेकिन 1992 में इसको स्टैट्यूटरी पावर दी गई थी। ये देख लीजिए, सेबी एक्ट 1992 में पास हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में और चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2 फेमस पर्सनालिटीज हैं, NS लक्ष्मी नारायण भट्ट और MG जॉर्ज मैथुड। इन दोनों का निधन हो गया। ये देख लीजिए, पहले हैं NS लक्ष्मी नारायण भट्ट। ये कन्नड़ पोएट हैं, यानी कन्नड़ के कवि हैं NS लक्ष्मी नारायण भट्ट। रिसेंटली इनका निधन हो गया। बाकी ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कर्नाटका साहित्य अकेडमी से सम्मानित किए गए थे, लेकिन याद रखिएगा NS लक्ष्मी नारायण भट्ट कन्नड़ पोएट हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे हैं MG जॉर्ज मैथुड, जो मैथुड फिनकॉर्प है उसके चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर थे MG जॉर्ज मैथुड। रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। आपको पता ही है 1993 से जो मुथूट फिनकॉर्प बनी थी उसके चेयरपर्सन थे। मुथूट फिनकॉर्प का हेडक्वार्टर है कोची केरला में, और उसके जो चेयरपर्सन थे MG जॉर्ज मैथुड। रिसेंटली इनका निधन हो गया। जल्दी मिलते हैं आपसे, ये आपके 2 क्वेश्चन आप इनका रिप्लाई कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।